डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। सीरीज़ में ये सेकंड लेसन है। पहला लेसन ऑलरेडी अपलोड हो चुका हुआ है यूट्यूब पे, आप देखेंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 1, ये उसी सीरीज़ का सेकंड और इस सिंगल एंट्री के हवाले से या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के हवाले से ये आखिरी लेसन है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन मेथड। प्रीवियसली हमने, आपको पता है, मेथड यूज़ किया था, उसको हम बोलते हैं नेटवर्थ मेथड, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल्स को कंपेयर करने के बाद बन जाता था। वो सूरत में होता था जब एक बिजनेसमैन के पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती थी और हमारे पास आता था, जी मेरा प्रॉफिट बताएं। तो हम उसे कहते थे, अच्छा ये बताओ पैसा शुरू में लगाया कितना था? वो कहता है $10,000 लगाया था। अच्छा, अब आपके पास कितना पैसा है? वो कहता है मुझे पता नहीं है, ये चीज़ें हैं मेरे पास। तो हम एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके उसका क्लोजिंग कैपिटल मालूम करते थे, क्लोजिंग के अंदर से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करते थे, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता था प्रॉफिट या लॉस के अंदर। कन्वर्जन मेथड में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इस लिहाज से हो जाता है कि ये आधी किताबें मेंटेन करता है और आधी किताबें मेंटेन नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेटर्स का हिसाब रख लेगा, क्रेडिटर्स का हिसाब रख लेगा, लेकिन बाकी चीज़ों का हिसाब ज़्यादा नहीं रखता। तो हमारे पास आ जाता है और हमें वो इंफॉर्मेशन देता है। एक तो वो कैश की डिटेल देगा हमें। कन्वर्जन मेथड मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे कन्वर्जन मेथड आप इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हों, प्रॉपरली डबल एंट्री को मेंटेन ना कर रहा हो जो ट्रेडर है। सेकेंडली, वो जो हमें इंफॉर्मेशन दे उसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, एक चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ इसके अंदर हमें वो देगा कैश समरी या बैंक अकाउंट या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देगा, अगर ये NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ, बैलेंसेस के साथ साथ हमें वो कैश की डिटेल भी देगा कि कितना कैश था पहले, कितना कैश आया, कितना कैश चला गया। मींस कि कैश बुक देगा हमें। कैश बुक के बैंक का कॉलम भी हो सकता है, कैश का कॉलम भी हो सकता है। और तीसरी और आखिरी चीज़ एडजस्टमेंट, जैसा कि वो तो उसने हमें जो पहला मेथड था नेटवर्क मेथड, उसके अंदर भी उसने बताया था। तो चलिए कन्वर्जन मेथड की तरफ आते हैं। कन्वर्जन मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा? अभी जैसे मैं बात कर रहा था, सबसे पहले तो आपने देखना है स्टेटमेंट जब लिखी हुई है उसके ऊपर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स लिखा होगा। डज नॉट मेंटेन फुल बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या डबल एंट्री कंप्लीट नहीं वो कर रहा। पहली बात ये लिखी होगी। अगली चीज़, क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो उसमें फिर आपका पहली बात तो डिसाइड होगी, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है कि आइदर कन्वर्जन लगना है या नेटवर्थ लगना है। तो अगर तो कैश का या बैंक का अकाउंट या समरी दी हो या रिसीट एंड पेमेंट दे रखी हो, तो समझ जाइएगा अब आपको कन्वर्जन मेथड ही इस्तेमाल करना है। पहला पॉइंट ये था। ओपनिंग और क्लोजिंग एसेट्स की वैल्यूज़ दी होंगी, इसमें कैश नहीं होगा, ये याद रखिएगा। कैश नहीं दिया होगा या बैंक नहीं दिया होगा, क्योंकि वो अकाउंट की सूरत में उसने दिया हुआ है। तो ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए आपको कैश की जो अमाउंट है वो लेनी पड़ेगी कैश समरी में से, और इसी तरह क्लोजिंग जो कैपिटल होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको जहमत करना पड़ेगी कि अगेन जो आपका कैश का अकाउंट है या बैंक की समरी है, वहाँ से ही क्लोजिंग बैंक जो है ना वो मिलेगा। जी नेक्स्ट, जो बैंक का बैलेंस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वो आपने रिसीट एंड पेमेंट के सेक्शन में से या वहाँ से आपने लेना है, जो कैश बुक का अकाउंट दे रखा हुआ है। और ये आपको ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स के अंदर या क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटी में नहीं दिया होगा। यहीं पे आके अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो मिस्टेक करते हैं कि वो ओपनिंग कैपिटल एसेट में से लायबिलिटी तो लेस कर लेते हैं, लेकिन कैश को बीच में इन्वॉल्व नहीं करते। कैश क्योंकि उन्हें नज़र नहीं आता वहाँ पे, वो समझते हैं कैश है नहीं है, लेकिन कैश उन्होंने ऊपर कैश अकाउंट की सूरत में दिया होता है। तो अगर आप कभी गौर से पढ़ें तो उसने लिखा होता है अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर बिलो। तो अदर का मतलब है कि कैश का जिक्र ऊपर हो गया हुआ है, ये बाकी के एसेट्स हैं इसके अलावा। ये ख्याल रखिएगा, मैंने इसलिए इसे रेड में किया। ये मैरून
आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि जब आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे और सेकेंडली जब आप क्लोजिंग कैपिटल की तरफ आएंगे। क्लोजिंग कैपिटल तो इसमें मालूम आप जो है जब आप SOFP बनाएंगे क्लोजिंग खुद ही आ जाएगा, लेकिन क्लोजिंग आप जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की जगह पे यहाँ पर आप क्या चीज़ बनाते हैं, SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट आप बनाते हैं। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो आपका जो बैंक का अकाउंट है वहाँ का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, अगर वो एसेट है तो एसेट साइड में आ जाएगा, अगर वो ओवरड्राफ्ट या लायबिलिटी शो हो रहा है तो आपकी लायबिलिटी सेक्शन में आ जाएगा। जी, अब हम स्टेप्स की बात करते हैं कि आपने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं कन्वर्जन मेथड में क्वेश्चन करते वक्त। सबसे पहले देखिए, कन्वर्जन मेथड ये समझिए कि एक बहुत सिंपल सी सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट बनेगी। उसके लिए आपको पता है सेल्स होती हैं, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंट्री है प्लस परचेजेस। वो जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो आप मेरी वीडियो देखिएगा जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर मैंने बनाई है, तो उसमें देखें, उसमें सिंपल एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट को अच्छी तरह से याद करें और उसकी भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन जो है ना वो कन्वर्जन मेथड में आता है। तो सेल मालूम करनी होती है। सेल के लिए आपको पता है कि हमारे पास जो टोटल सेल है वो दो तरह से आ सकती है। एक तो कैश सेल्स, और कैश सेल कहाँ से आएगी, जो आपका कैश का अकाउंट बना होगा। कैश का जो अकाउंट बना होगा उसके अंदर आपका जो कैश का अकाउंट बनाया होगा या बैंक की समरी होगी, उसके अंदर जो रिसीट साइड है यानी कि उसकी जो डेबिट साइड है उसके अंदर आपको जो कैश आया है सेल्स के थ्रू वो वहाँ से मिल जाएगा। कैश सेल्स टोटल सेल्स नहीं है, उसके लिए आपको क्रेडिट सेल्स भी फाइंड आउट करनी होंगी और क्रेडिट सेल आपको खुद से मालूम करनी है। और उसके लिए आपको पता है जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तो आपके डेटर्स बनते हैं या अकाउंट रिसीवेबल बनते हैं, तो आपको अकाउंट रिसीवेबल का लेजर मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वो जो लेजर है वो बनाएंगे तब आपके पास क्रेडिट सेल्स आएंगे। तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स ये दोनों मिलेंगी तो आपकी टोटल सेल बनेगी। यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करता चला जाऊँ कि सम टाइम वो क्या करता है कि एडजस्टमेंट के अंदर ये बताता है कि जो कैश सेल थी उनमें से इतना वो ले गया, इतना वो घर ले गया और बाकी उसने बैंक में जमा करा दिए। तो हमने टोटल सेल्स लेनी है। अगर वो विदड्रॉ करके ले गया या कोई उसने उसके अगेंस्ट एसेट खरीद के बाकी बैंक में जमा करवा दिया, क्योंकि कैश अकाउंट के अंदर वो चीज़ आएगी जो या बैंक के अंदर जो कि उसने बैंक में जमा करा दिए पैसे जो जमा नहीं कराए और किसी और जगह लगा लिए, लेकिन उनका ताल्लुक सेल से है, लिहाजा वो भी बीच में आपने शामिल करने हैं। ये अक्सर कैम्ब्रिज के अंदर इस तरह की जो है ना वो चीज़ें ले आते हैं वो। इसी तरह टोटल परचेज बिल्कुल वही जो आपने तरीक़ाकार सेल्स के लिए लिया वही आपने परचेजेस के लिए लेना है। तो परचेजेस में कैश परचेजेस आपको कैश समरी से मिलेंगी और क्रेडिट परचेजेस के लिए यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेड पेबल अकाउंट। फिर इसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो इनकम एक्सपेंसेस जो अपीयर हो रहे हैं कैश समरी के अंदर, कैश समरी से मुराद है कैश की वो जो इनकम है वो डेफिनेटली आपके कैश के अंदर इजाफे का बायस बनती है, तो कैश की डेबिट साइड पे आई होंगी। और फॉर सपोज उसके अंदर आ जाता है कमीशन। कमीशन आपका जो है ना वो शो हो रहा है आपकी कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे $700 फॉर सपोज, और कमीशन रिसीवेबल और एक्रूड या प्री पेड एडजस्टमेंट में नहीं, वो जो ओपनिंग क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी की डिटेल है उसके अंदर नहीं दिया हुआ, तो आपका जो ये 700 कैश समरी में आ रहा है ये सीधा का सीधा इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। इसके लिए यू नीड नॉट टू प्रिपेयर टी अकाउंट। ये बहुत अहम बात है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि वो इनकम और एक्सपेंसेस जिनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के लिहाज से, यानी कि एक्रूवल प्री पेमेंट के हवाले से उनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिए हुए और सिर्फ कैश समरी के अंदर या रिसीट के अंदर ज़ाहिर है इनकम होंगी और पेमेंट के अंदर एक्सपेंसेस होंगे, तो उनको सीधा आपने
अपने एक्सपेंसेस में जब इनकम स्टेटमेंट बनाने लगेंगे तो एक्सपेंसेस के अंदर आप लिख देंगे, जैसे मैंने अभी आपको कमीशन की एग्जांपल दी, तो कमीशन जो आपका है वो ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऐड कर देंगे। अगर रेंट होता, रेंट पेड, वो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे रेंट पेड के नाम से आना था, तो अगर उसका प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग नहीं है तो ये रेंट जितना भी उधर अपीयर हो रहा है वो सीधा का सीधा आपका एक्सपेंस में चला जाएगा। नेक्स्ट इसी से साथ मिलती हुई चीज़ ये है कि अगर आपको कैश समरी के अंदर भी एक चीज़ नज़र आ रही है, एक्सपेंस है या इनकम है, वो अगर आपको कैश समरी के अंदर या बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट साइड पे या रिसीट साइड पे वो चीज़ नज़र आ रही है, और उसके साथ साथ आपको उसी चीज़ के मुतालिक ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेज जो एसेट लायबिलिटी के दिए हुए हैं उसके अंदर भी वो नाम अपीयर हुआ है प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग के लिहाज से, एक्रूड या प्रीपेड के लिहाज से, वो अगर आपको अकाउंट एज एन एसेट या लायबिलिटी शो हो रहा है तो आपने यू मस्ट प्रिपेयर, आई मस्ट से यू मस्ट प्रिपेयर, रादर यू ऑट टू प्रिपेयर योर टी अकाउंट। आपने उसको करना है और उसका टी अकाउंट बनाने के बाद उसका आपने एक्सपेंस या इनकम कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर। ये अभी शॉर्टली मैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस करने वाला हूँ। फिर उसके अलावा ये आपने हरगिज़ नहीं भूलना, बल्कि मैं अक्सर दोस्तों को ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करो। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो आपने वैल्यू लिखनी है सबसे पहले आपने डेप्रिसिएशन लिखनी है। तो डेप्रिसिएशन के हवाले से आपने प्रीवियस लेसन में भी देखा होगा, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, कि डेप्रिसिएशन वो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे देता है एसेट का, और ये नहीं बताता कि डेप्रिसिएशन कितनी है। तो वहाँ पर आपको रीवैल्यूएशन मेथड यूज़ करना है। फॉर सपोज वो कहता है ओपनिंग के अंदर मेरा $8,000 का इक्विपमेंट था, अब वो 6,000 का जो है ना बुक वैल्यू उसकी 6,000 रह गई है, तो इसका मतलब है 2,000 डेप्रिसिएट हुआ है। तो ये आपने ख्याल करना है। और थोड़ा सा अगर मैं इस लिहाज से बात करूँ ICMA और ICAP के स्टूडेंट्स के लिए या ACCA के स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर वो फिर डिस्पोज भी करेगा और वो न्यू एसेट भी परचेज़ करेगा, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली उसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ओपनिंग एसेट की वैल्यू है, उसमें जो परचेज़ है वो ऐड कर लें, जो भी उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ परचेज़ है उसे ऐड कर लें और क्लोजिंग वैल्यू को लेस कर दें। और अगर बीच में डिस्पोज ऑफ भी हो गया है, ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज़, वो जो इक्विपमेंट परचेज़ किया है लेस वो जो आपने एसेट सेल आउट किया है, वो कितने वैल्यू वाला एसेट आपने सेल आउट किया है उसे लेस करेंगे, और लेस आप क्लोजिंग उसकी जो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट है वो लेस करेंगे, तो आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत ये है कि जब आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है कि ओपनिंग बैलेंस के अंदर हम ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज लेस करते हैं। तो एसेट में याद रखिएगा जो लिस्ट दी होगी उसमें कैश का या बैंक का अकाउंट नहीं दिया होगा, तो इसका जो टी अकाउंट बना होगा कैश बुक का या बैंक का, उसका जो ओपनिंग वैल्यू है वो आपने देख लेना है। अगर डेबिट बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा है तो आपने उसको एसेट कंसिडर कर लेना है, अगर वो कैश जो ब्रॉड डाउन क्रेडिट आ रहा है तो उसको आपने लायबिलिटी कंसिडर करना है। ये बड़ी बहुत ही एहतियात करनी है आपने। ये वो अक्सर इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर 440 वोल्ट लिखा होता है ना, ये वो है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है इसके अंदर, ठीक है, अदरवाइज शॉक लग सकता है। इसके अलावा आपने प्रिपेयर करनी है SOFP, तो उसमें भी आपको, क्योंकि SOFP आप क्लोजिंग जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं उस पर बेस करते हुए बनाते हैं, तो आपके जितने भी एसेट्स हैं आफ्टर एडजस्टमेंट्स वो सारे के सारे उधर आएंगे, और आपने जो कैश है उसको और बैंक को नहीं भूलना, वो आपने देखना है कि उसका कैरी डाउन बैलेंस कौन सा आ रहा है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, वो आपने अकॉर्डिंगली एसेट्स या लायबिलिटी में लिख डालना है। ये देखिए ट्रेड, अभी हम क्रेडिट सेल फाइंड आउट करने वाले हैं। क्रेडिट सेल के लिए आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, यानी कि टोटल सेल में आपने पहले कैश सेल, कैश समरी से पता लग गया, क्रेडिट सेल्स आपको पता लगेगा प्रिपेयर करेंगे जब आप ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट। तो ट्रेड रिसीवेबल का जब टी अकाउंट बनाएंगे आप, तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है, ब्रॉड डाउन बैलेंस, वो आपने देखना है। ये आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में से मिलेगा। फॉर सपोज ये
$400 था, $400 था, आपने डेबिट साइड पे लिख डाला। और ये जो 15,000 की अमाउंट है ये आपको मिलेगी आपके कैश के अकाउंट में से या बैंक की समरी के अंदर से रिसीट साइड पे। उधर डेबिट में है तो इधर क्रेडिट में, तभी डबल एंट्री पास होगी। और ये क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन होगा, ये आपका क्लोजिंग जो बैलेंसेस है उधर आपका बैलेंस लिखा होगा कि हमारे एंड पे 7,000 जो है ना वो 7,000 हमारे जो है ना वो रिसीवेबल्स हैं। दैट इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। ये आपकी जो 15,000 और 300 है ये आपकी जो है वो क्रेडिट सेल है। तो ये बैलेंसिंग फिगर आपको फाइंड आउट करनी है। इस तरह आप फाइंड आउट करते हैं अपना जो क्रेडिट सेल है। कैश इज गिवन है, फॉर एग्जांपल 10,000 हुआ है, 15,300 ये है, तो दोनों को जमा करेंगे तो टोटल सेल आ जाएगी। और कैश सेल के लिहाज से मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर इसके अंदर वो वो ले जाता है, ड्राइंग ले जाता है, तो आपने उसको बीच में ऐड करना है। कोई एसेट परचेज करता है उस कैश में से तो वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। से कैश सेल्स आपके पास 20,000 है तो टोटल सेल कितनी बनेगी? 20,000 कैश सेल वाला और 15,300 ये, तो टोटल 35,300 आपकी कैश सेल्स बन जाएगी। सेम वे के अंदर आप परचेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल परचेज फाइंड आउट करने के लिए कैश परचेजेस कैश समरी में से मिलेगा और आपको क्रेडिट परचेजेस के लिए आपको टी अकाउंट बनाना पड़ेगा पेएबल का, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने बनाया था। इसका ओपनिंग बैलेंस आप ब्रॉड डाउन आप इधर लिख लेंगे, आपको ओपनिंग बैलेंसेस में से मिलेगा, ये क्लोजिंग बैलेंसेस में से वैल्यू मिल जाएगी। ये कैश समरी के अंदर ये जिनको मैंने रेड मार्क किया है, दोनों सर्कल और एक टिक, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपने बस फाइंड आउट करना होगा। ये बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा क्योंकि क्रेडिट परचेज की वजह से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो $10,050 आपकी परचेजेस है, क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस अगर है तो दोनों को जमा करेंगे, जैसे यहाँ पे 8,000 लिखा हुआ है प्लस दिस इज इक्वल टू 18,050, दैट इज योर टोटल परचेजेस। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास जैसे ये एक सिंपल सी एग्जांपल ली गई, ये प्रीवियस भी लेसन के अंदर ये वाली एग्जांपल हमने ली थी। इसके अंदर आपके ओपनिंग बैलेंसेस गिवन हैं और इसके अलावा बैंक समरी भी गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ अभी नहीं डाली हैं, तो यहाँ पे लिखी होंगी, यहाँ पे पेमेंट्स लिखी होंगी, यहाँ पे रसीद जो हैं वो लिखी होंगी और प्लस यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन होंगी। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये तीन चीज़ें हों तो आपको पता है कि कन्वर्जन मेथड लगेगा। इसमें नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे देखें बैंक में ना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ना ओवरड्राफ्ट में कुछ दिया हुआ है। तो वो कहाँ पे हमें मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस हमें ये वाला बैलेंस, ये देखिएगा ये हमारा बैलेंस आ गया इधर, तो यहाँ पे बैलेंस उसने लिखा हुआ है। तो ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए आपको ये 12,100 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब ओपनिंग कैपिटल आएगा। और क्लोजिंग के लिए देखिएगा, क्लोजिंग कैरी डाउन बैलेंस देखें, यहाँ पर लायबिलिटी की सूरत में यानी कि ओवरड्राफ्ट है, तो ये वाला बैलेंस क्लोजिंग आ गया इधर। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था जी। अब आते हैं उन एक्सपेंसेस की तरफ जिनका आपको टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। टी अकाउंट के लिए मैंने आपको कहा था कि आपके पास कैश समरी के अंदर भी कुछ एक्सपेंस का नाम लिखा होगा या इनकम का, और साथ ही साथ आपको प्रीपेड या एक्रूवल यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में एसेट या लायबिलिटी के तौर पे भी आपको वैल्यू गिवन होगी। तो आप इसका सिंपल एक टी अकाउंट बनाएंगे जैसे आपको आता है कि प्रीपेड अगर रेंट है ओपनिंग के अंदर तो वो आपका ब्रॉड डाउन इधर आ जाएगा, अगर आउटस्टैंडिंग होता तो इधर आ जाता। और क्लोजिंग ये भी जो है ना आपको प्रीपेड में दिया हुआ था तो आपने इधर लिख लिया, अगर वो आउटस्टैंडिंग होता तो इधर आ जाता। तो ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन थी, ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन थी। इसके अलावा बैंक के अंदर जो पेमेंट हुई वो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। तो क्या चीज़ मालूम करनी थी कि एक्सपेंस फॉर द ईयर, तो ये आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर एक ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। इसी तरह सारे एक्सपेंसेस सारे इनकम को इसी प्रिंसिपल पर आपने प्रिपेयर कर लेना। अब आते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की तरफ। स्टार्ट के अंदर जो आपने कैपिटल फाइंड आउट करना है, जो कि आपने एसओएफपी के अंदर कैपिटल लिखना होता है, उसमें लेस ड्राइंग्स और एड नेट प्रॉफिट आपने करना होता है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे प्रीवियस लेसन के अंदर भी हमने देखा कि ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटी को लेस करते हैं, इसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए।
और उसमें आपने ओपनिंग एसेट्स की वैल्यू वो गिवन होगी सारी की सारी, वो ले लेनी है, और इसी तरह ओपनिंग जो लायबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू ले लेनी है। इसमें अगेन वही हमने ख्याल रखना है किस चीज़ का, कि जो बैंक होगा वो आपको जो बैलेंसेस गिवन है उसमें नहीं मिलेगा, ये आपको कैश समरी में से लेना पड़ेगा। तो क्योंकि वो कैश समरी में बैंक के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो वो आपका हमेशा एसेट कंसीडर होगा, या उसके साथ DR लिखा हो तब आपने उसको एसेट कंसीडर करना है। अगर बैंक के साथ CR लिखा होगा, इट मींस क्रेडिट बैलेंस है, तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट का नहीं, तो वो आपको लायबिलिटी में लेके जाना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई और इसे हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। अब आगे चलते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल फॉर्मेट है, सेल्स उसमें से लेस कॉस्ट ऑफ सेल करनी है, सेल आपने मालूम कर ली है, कैश और क्रेडिट दोनों को मिला कर लिखा हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स आपको ओपनिंग बैलेंसेस में से मिल जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको क्लोजिंग बैलेंसेस में से मिल जाएगी। परचेजेस आपने मालूम कर ली थी, ट्रेड पेबल का अकाउंट बना के क्रेडिट परचेजेस और कैश परचेजेस बीच में आपने जमा की थी। ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 18,550 और आपने 35,300 में से लेस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। वैल्यूज़ एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। और लेस अदर एक्सपेंसेस, तो मैंने आपसे कहा था कि आपने जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो जब आपने लेना है तो डेप्रिसिएशन को सबसे पहले कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन अगर आपको बुक वैल्यू दी हुई है एसेट्स की, ओपनिंग और क्लोजिंग उनका डिफरेंस आपकी डेप्रिसिएशन आएगी, रिवैल्यूएशन मेथड लगाकर आपने चलना है। ये सैलरीज हैं और इसी तरह ये रेंट है, रेंट हमें टी अकाउंट बनाना पड़ा था, सैलरीज के लिए हो सकता है हमें टी अकाउंट ना बनाना पड़े, तो ये आपके पास आ गया जो आपका जो सेल्स हैं, ये आपकी सेल्स आ गई, सॉरी सैलरीज आ गई, और ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए। जीपी के अंदर से इसे लेस कर देंगे, नेट प्रॉफिट 10,590, ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद आखिरी आपका जो स्टेप है वो आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ पे अब आप स्टेटमेंट ऑफ फेयर नहीं बनाएंगे, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। क्लोजिंग जैसे आप क्लोजिंग स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट बनाते हैं, आपके प्रेमिसेस की वैल्यू क्लोजिंग, ये इक्विपमेंट की नेट बुक वैल्यू आ गई क्लोजिंग, व्हीकल आ गया, टोटल आपके नॉन करंट एसेट्स आ गए, फिर करंट एसेट में से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। यहाँ पे मैंने 16 दिया हुआ है, शायद वहाँ पर वैल्यू कुछ और थी, आपने वही वाली वैल्यू जो क्वेश्चन में क्लोजिंग के अंदर गिवन होगी वो लेनी है, ठीक है। ये बाय मिस्टेक मेरा हाल ये लिखा गया है। इसके अलावा रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो आपने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर लिखना है। इसी तरह आपने अदर रिसीवेबल्स जो क्वेश्चन में गिवन होंगे वो ले लिया। टोटल आपके टोटल करंट एसेट्स आ गए, ये आपके पास टोटल एसेट्स आ गए, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को प्लस करके। लायबिलिटीज़ के अंदर आप देखेंगे ट्रेड पेबल की जगह पे लिख देंगे, ओवरड्राफ्ट था 900 का वो इधर लिख दिया, अदर पेबल आपने लिख दिए, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ को ऐड किया तो टोटल लायबिलिटीज आ गई। ये आप कैपिटल फाइंड आउट कर चुके हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में। नेट प्रॉफिट बीच में आपने ऐड कर दिया और ड्राइंग्स आपने लेस कर दी, तो आपके पास ये क्लोजिंग कैपिटल आया। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, टोटल लायबिलिटीज़ को, टोटल एसेट को, और ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में बराबर आई। इसका मतलब है आपका क्वेश्चन करेक्ट है, यू वन द मैच। Okay boys, take care, Allah Hafiz, see you in the next lesson, and please don't forget to subscribe my channel और कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस पुट कीजिएगा। कोई अगर इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट आप के जहन में आए वो आप बताइएगा, एंड योर वैल्यूएबल सजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा, बेल आइकन आप डेफिनेटली ज़रूर प्रेस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।